हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखिए, वेल्डेड कनेक्शन चल रहा था हमारा, और लेक्चर 3 जो था उसमें वेल्डेड कनेक्शन के कुछ क्वेश्चन हम कर चुके थे। इसमें हम आगे बढ़ेंगे। वेल्डेड कनेक्शन जो है उसके कुछ और क्वेश्चन जो हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं ऑलरेडी, उनको करने वाले हैं हम। ठीक है, तो 25 तक हम कर चुके थे, 26 से स्टार्ट करते हैं। देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन है जो आपका यूपी आरवीयू एनएल जेई 2019 में पूछा हुआ है, नया ही क्वेश्चन है। देखिए, द डिजाइन कैपेसिटी ऑफ वेल्ड इज रिड्यूस व्हेन द लेंथ ऑफ जॉइंट इज ग्रेटर देन टाइम्स ऑफ वेल्ड थिकनेस। तो देखो, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दे देता हूँ, इस क्वेश्चन के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। देखो, एक होता है लॉन्ग जॉइंट, एक होता है आपका लॉन्ग जॉइंट। ठीक है, क्योंकि देखिए, लॉन्ग जॉइंट का जो केस है वो दोनों में कंसीडर किया जाता है, या आपका चाहे रिवेट या बोल्टेड कनेक्शन हो, ठीक है, या चाहे आपका वेल्डेड कनेक्शन हो, दोनों की दोनों केसेस में लॉन्ग जॉइंट को कंसीडर हम करते हैं। ठीक है ना। अब देखें ज़रा, लॉन्ग जॉइंट होता क्या है और किस तरीके से अफेक्ट करता है। अब देखें ज़रा भाई, आप एक अजेम्पशन पढ़ते हो कि जितने भी रिवेट या बोल्ट लगे हुए हैं उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्ट्रेस का, एक्सटर्नल लोड का, वो इक्वल होता है, लेकिन वो स्मॉल जॉइंट में होता है। अगर जॉइंट आपका लॉन्ग है तो वहाँ पे ये अजेम्पशन फेल हो जाता है। ठीक है, एक बेसिक अजेम्पशन होता है स्टील स्ट्रक्चर का कनेक्शन के लिए कि जितने भी रिवेट या बोल्ट हैं, जितनी भी वेल्ड साइज है, उस पर जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होता है, लेकिन वो लॉन्ग जॉइंट के केस में सही नहीं होता। ठीक है, अब बात आती है कि लॉन्ग जॉइंट होता क्या है। पहली बात करता हूँ मैं रिवेट की या बोल्ट की। अगर यहाँ पे जो जॉइंट है उसकी लेंथ 15 इंटू डायामीटर ऑफ बोल्ट या रिवेट से ज़्यादा है, तो इस केस में इसे कहा जाएगा लॉन्ग जॉइंट। ये हो गई बात किसकी, बोल्ट की या रिवेट की। अगर वेल्डेड कनेक्शन की बात की जाए, तो अगर कनेक्शन की लेंथ 150 इंटू थिकनेस ऑफ वेल्ड, या आप बोल सकते हो वेल्ड साइज, या आप बोल सकते हो इसकी इफेक्टिव थ्रोट साइज, इफेक्टिव थ्रोट साइज उससे ज़्यादा है, तो वेल्ड के केस में इस केस को बोला जाएगा लॉन्ग जॉइंट। दोनों को याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखें, अगर रिवेट या बोल्ट की बात की जाए तो 15 इंटू 5, 15 इंटू डायामीटर से कम लेंथ का जॉइंट है तो वो शॉर्ट जॉइंट में आएगा, वो अजेम्पशन लागू होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लेंथ जो है वो 15 इंटू डायामीटर से ज़्यादा हो जाती है, इसको बोलते हैं लॉन्ग जॉइंट। इस केस में लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया देता हूँ, ये कोई प्लेट है, ठीक है, और इससे ये कोई दूसरी प्लेट ज्वाइन कर रखी है इस तरीके से। यहाँ पे बहुत सारे बोल्ट या रिवेट लगे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, और इनकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ कनेक्शन एल सी, वो 15 इंटू डायमीटर से ज़्यादा है, तो ये लॉन्ग जॉइंट है। अब इस जॉइंट में जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्ट्रेस का, वो सभी रिवेट पे इक्वल नहीं है, अलग अलग है। और किस पे है, जो भाई पहला रिवेट या बोल्ट है उस पर सबसे ज़्यादा रहेगा, और जैसे जैसे हम बैक साइड में जाते जाएंगे लोड कॉन्ट्रीब्यूशन घटता जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा रिवेट सबसे पहले फेल होगा, कौन सा बोल्ट सबसे पहले फेल होगा, तो पहला नंबर का जो बोल्ट है वो सबसे पहले फेल होगा। क्यों? क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा लोड आ रहा है। फिर कौन सा होगा, दूसरे नंबर का, फिर तीसरे नंबर का, फिर चौथे नंबर का, फिर पाँचवें का, फिर छठे का। तो यहाँ पे सिक्वेंशियल फेलियर होता है लॉन्ग जॉइंट के केस में, सिक्वेंशियल फेलियर होता है। ठीक है, सिक्वेंशियल फेलियर मतलब एक तरीके से अपन बटन खोलते हैं ना शर्ट के, एक खोला, दूसरा खोला, तीसरा खोला, उसी तरीके से। ठीक है, इसी वजह से इसको एक और नाम देते हैं, इसको अनबटनिंग भी बोला जाता है, इसको अनबटनिंग भी बोलते हैं, बटन खोलना शर्ट के, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये लॉन्ग जॉइंट के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया। तो अगर लॉन्ग जॉइंट से कोई और क्वेश्चन बनता भी है आपका, तो आई होप आप कर पाओगे। कौन सा लॉन्ग जॉइंट होता है, इनको याद रखना, वेल्डेड में 150 थिकनेस से ज़्यादा, और रिवेट बोल्ट में 15 इंटू 5 से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे फेलियर इसका अलग तरीके से हो रहा है, अजम्पशन इस पर लागू नहीं है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है, वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अगर हमें ये पता लग जाता है कि लॉन्ग जॉइंट हमारा आ रहा है, तो उस केस में जो रिडक्शन फैक्टर होते हैं वो स्ट्रेंथ में मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेल्ड के बारे में पूछा हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी करेक्ट। ठीक है, देखो लॉन्ग जॉइंट अच्छा टॉपिक है, इससे फर्दर क्वेश्चन बन सकते हैं, एक क्वेश्चन आ चुका है रिसेंटली, और भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ बातें हैं आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, देखें जरा। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इज टेकन एज द एक्चुअल लेंथ माइनस द साइज ऑफ वेल्ड प्लस ट्वाइस द साइज ऑफ वेल्ड प्लस साइज ऑफ वेल्ड प्लस ट्वाइस द साइज ऑफ वेल्ड। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, आप ऐसे मानो कि ये कोई प्लेट है। देखो थोड़ा पेन टाइम में प्रॉब्लम होती है, सीधी लाइन नहीं बन पाती, तो आप उसको सीधी जूम कर लें। तो ऐसा मानो ये सीधी लाइन है। ठीक है, यहाँ पे मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं वेल्डिंग करता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ से मैंने जीरो से स्टार्ट करी, फिर इसको मैक्सिमम पे ले गया,
और फिर ये वेल्डिंग मैंने करी, और जब मैं इसको एंड करूँगा तब भी इस तरीके से ही आएगा, ठीक है। तो ये आप जानते हो, इसको अगर मैं देखना चाहूँ तो ये कहलाती है साइज ऑफ वेल्ड। इसी तरीके से यहाँ भी ये कहलाती है साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है ना। मतलब आप वेल्डिंग करोगे तो जीरो से ही तो स्टार्ट होगी, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पे पहुंचेगी, फिर मैं कंटिन्यू वेल्डिंग को रखूंगा, और फिर वो वापस अगर मैं उसको बंद करना चाहता हूँ तो जीरो पे आके रुकेगी। इस तरीके से होता है। तो ये तो हो गई टोटल लेंथ, ये तो हो गई उसकी टोटल लेंथ। अब इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? इफेक्टिव लेंथ वो लेंथ होती है जहाँ पे वेल्ड की जो थिकनेस है वो मैक्सिमम हो, या वेल्ड जो है अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे हो। तो वो पोर्शन कौन सा है? ये वाला पोर्शन है आपका। ये क्या हो गया? इसकी इफेक्टिव लेंथ हो गया। तो अगर मैं यहाँ से इफेक्टिव लेंथ फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगी आपकी? टोटल लेंथ माइनस 1 and 2 इंटू साइज ऑफ वेल्ड, मीन्स टोटल लेंथ L माइनस 2 इंटू एस। तो क्वेश्चन देखिए जरा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इज एक्चुअल लेंथ माइनस ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ वेल्ड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होगी, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड, साइलेंट ही कर देता हूँ उसको मैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, जरा देखें तो, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इज। तो इफेक्टिव लेंथ अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो अभी देखा आपने क्या होता है? टोटल लेंथ माइनस 2 इंटू साइज ऑफ वेल्ड। सेम क्वेश्चन था, दो अलग अलग लैंग्वेज में पूछ लिया मैंने, अलग अलग तरीके से उसको लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 29, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन। अब देखो ये वापस आओ यहाँ पे आपने देखा कि इफेक्टिव लेंथ जो होती है वो होती है आपकी टोटल लेंथ माइनस 2 इंटू साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई इफेक्टिव लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? मिनिमम। तो इफेक्टिव लेंथ मिनिमम कितनी होनी चाहिए? ये होती है 4 इंटू साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है ना, 4 इंटू साइज ऑफ वेल्ड। ये आप एक बार और चेक कर लेना, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है, या तो ये 2 इंटू साइज ऑफ वेल्ड है या 4 इंटू साइज ऑफ वेल्ड है। मैं इसको चेक करके आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे इस बात पे, तो आप चेक कर लेना एक बार। आई थिंक ये 2 इंटू साइज ऑफ वेल्ड होनी चाहिए, मैं 100% श्योर न्यूज़ के बारे में, आप एक बार देख लेना इसको, या मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30। मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 इंटू साइज ऑफ वेल्ड ही होना चाहिए, ठीक है ना। इफेक्टिव लेंथ जो है मिनिमम 2 इंटू साइज ऑफ वेल्ड होना चाहिए, उस वजह से जो टोटल लेंथ होगी वो आपकी 4 इंटू साइज ऑफ वेल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए, ये कंडीशन होती है आई थिंक, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड आर डिजाइन फॉर। तो देखो ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड होता क्या है? पहली बात तो दो तरीके के वेल्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। तो देखो ऐसे मानो कि ये कोई एक बड़ी प्लेट है, ठीक है, एक इसमें कोई छोटी प्लेट मैंने वेल्ड कर रखी है, तो मैं छोटी प्लेट बना देता हूँ। ये एक कोई छोटी प्लेट है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे मैंने वेल्डिंग प्रोवाइड करवा रखी है इस तरीके से। ये क्या है? वेल्डिंग प्रोवाइडेड है यहाँ पे मानिए कि ये लोड लग रहा है आपका P। अब ये लोड मैं मान रहा हूँ एक्सियल लोड होगा, तो इस लोड के पैरेलल जो डायरेक्शन होगी उसे आप बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है। तो ये वाली जो एक्सिस है ये क्या होगी? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग जो वेल्ड प्रोवाइड है वो क्या होगा? आपका लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड होगा। तो ये जरा देखें, ये वाला वेल्ड आप देख सकते हैं कि ये लोड की डायरेक्शन में है या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे है। तो ये वाला वेल्ड कौन सा कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड। कौन सा वेल्ड? जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है। और इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये वाली डायरेक्शन, इस पे जो वेल्ड है ये कहलाता है आपका ट्रांसवर्स वेल्ड। अब जरा देखें तो लोड आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, जब लोड इस डायरेक्शन में लगेगा तो लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड पे किस तरीके से आएगा? इस तरीके से आएगा, मतलब उसके पैरेलल आएगा। तो क्या जनरेट करेगा? शियर जनरेट करेगा। और यहाँ पे अगर मैं ट्रांसवर्स वेल्ड में देखूँ तो किस तरीके से आएगा? इस तरीके से आएगा। क्या जनरेट करेगा? टेंशन जनरेट करेगा, सिंपल सी बात। तो अगर आप ट्रांसवर्स वेल्ड डिजाइन कर रहे हो तो किसके लिए डिजाइन होगा? टेंशन के लिए। लॉन्गिट्यूडनल कर रहे हो तो किसके लिए होगा? शियर के लिए। तो ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड इज डिजाइन फॉर ऑप्शन नंबर ए, टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट देखें 31, इन केस ऑफ वेल्ड यूजिंग लैप जॉइंट द मिनिमम लैप शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम इंटू थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट और TMM विच एवर इज मोर वेयर T इज इन MM। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो सारे की सारे कोडल प्रोविजन है, ये सारे के सारे प्रोविजन जो हैं कोड ने बताए हुए हैं। तो जब भी आप लैप प्रोवाइड करते हो जॉइंट में या लैप प्रोवाइड करवाते हो वेल्ड में, तो इस लैप की जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू कोडल प्रोविजन या तो 4T और या 40 mm, इनमें से जो भी मैक्सिमम आता है उससे कम नहीं होनी चाहिए। ये होते हैं कोडल प्रोविजंस। तो मैंने आपको बोला था कि वेल्ड के कोडल प्रोविजन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो देखो 4 टाइम ऑफ द थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट
और TMM, तो T की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 40 mm है, तो आंसर डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर सॉफ्ट फिलेट वेल्डिंग इज। तो आपको पता होगा अगर फिलेट वेल्डिंग में यूज ले रहा हूँ और सॉफ्ट फिलेट वेल्डिंग है तो उसके केस में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 1.25, और अगर फील्ड वेल्डिंग ले रहा हूँ, फिलेट वेल्ड लिया जा रहा है, तो वहाँ पे पार्शियल फैक्टर सेफ्टी होगा आपका 1.5। तो ये तो आपको बेसिक सी बात है, पता होगी। तो सॉफ्ट के केस में कितना होगा 1.25 होगा, अगर फील्ड होता तो 1.5 होता। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इंटरमिटेंट फ्लैट वेल्ड शेल हैव एन इफेक्टिव लेंथ ऑफ नॉट लेस देन 4 टाइम ऑफ साइज ऑफ वेल्ड। तो इंटरमिटेंट फ्लैट वेल्ड के बारे में कुछ जानकारियां दी हुई हैं। तो पहले मैं इंटरमिटेंट फ्लैट वेल्ड आपको थोड़ा सा बता देता हूं क्या होता है। देखो, दो चीज़ें होती हैं भाई, इसको थोड़ा सा समझना, मैं टाइम लूँगा आपका, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात है। देखिए ज़रा भाई, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है आपके पास लाइक 0.7 इंटू एस इंटू एल इफेक्टिव इंटू एफ एस, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आपको लोड दिया हुआ है, जैसे कि आपको 1000 किलो न्यूटन लोड दे रखा है, साइज ऑफ वेल्ड बताई हुई है, एफ एस आपको पता है, तो आप इस लोड को ट्रांसफर करने के लिए कितनी इफेक्टिव लेंथ चाहिए वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट सपोज आपको इफेक्टिव लेंथ चाहिए 500 mm, ठीक है, आपको 500 mm इफेक्टिव लेंथ चाहिए, और आपके पास अवेलेबल लेंथ जो है, वो मान लो 1000 mm है, 1000 mm है। ठीक है, मतलब इस लेंथ पे आपको वेल्ड प्रोवाइड करवाना है। आप ऐसे समझिए, ये 1000 mm है, कनेक्शन है, और आपको 500 mm पे ही वेल्ड प्रोवाइड करवाना है। करवा मैं 1000 पे भी सकता हूँ, लेकिन फालतू का खर्चा बढ़ेगा, इकोनॉमी बिगड़ेगी उसकी। तो मुझे इस 1000 में से 500 mm पे ही वेल्ड प्रोवाइड करवाना है। अगर मैं एक साइड करा दूंगा तो दूसरे साइड के जॉइंट टूटने का खतरा रहेगा, अगर मैं इस साइड करा दूंगा तो इस साइड के जॉइंट टूटने का खतरा रहेगा। तो अब इस कंडीशन में क्या किया जाता है, इस कंडीशन में इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड को काम में लिया जाता है। मतलब वेल्डिंग जो है वो स्लॉट में प्रोवाइड करवाई जाती है, जैसे थोड़ी इधर करवा दी, फिर थोड़ी इधर करवा दी, फिर थोड़ी इधर करवा दी, इस तरीके से। इस तरीके के वेल्ड को बोलते हैं अपन इंटरमिटेंट वेल्ड। ठीक है, अब देखो ये जो गैप है इनके बीच का, देखो ये मैंने वेल्डिंग प्रोवाइड करवाई, फिर ये मैंने वेल्डिंग प्रोवाइड करवाई, फिर ये मैंने वेल्डिंग प्रोवाइड करवाई, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब देखिए जरा, ये जो इनके बीच का गैप है इसे बोलते हैं अपन पिच, इसे बोलते हैं अपन पिच। अब पिच की क्या वैल्यू होनी चाहिए वो भी हमें कोड ने बता रखा है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपकी लेंथ है, कितनी लेंथ पे मैं प्रोवाइड करवाऊँ वो भी आपको कोड ने बता रखा है। तो दोनों चीज़ें बताई हुई हैं, उसके बिहाफ पे हम देख लेते हैं। देखिए जरा, मैं आपको दोनों की दोनों जो गाइडलाइंस है वो बता देता हूँ। भाई जो पिच की वैल्यू है, पिच जो है, अगर मैं कंप्रेशन की बात करूँ तो पिच की वैल्यू 12 इंटू टी और 200 mm, इनमें से जो भी मिनिमम हो वो होनी चाहिए। और अगर मैं टेंशन की बात करूँ तो उसमें होता है 16 टी और 200 mm, इनमें से जो भी मैक्सिमम हो उससे कम होनी चाहिए। ठीक है ना। दूसरी बात, ये जो लेंथ मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लेंथ की वैल्यू होनी चाहिए 4 टाइम इंटू थिनर पार्ट और 40 mm, मतलब कि 4 इंटू टी और 40 mm में से जो भी मैक्सिमम हो उससे कम इस लेंथ की वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो मैंने वेल्डिंग प्रोवाइड करवाई है, जो मैंने स्लॉट प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई है आपको, आई थिंक आ गई होगी। तो ये कुछ इंटरमिटेंट वेल्ड के बारे में बात है। अब देखो, अब आप पढ़ो इन सेंटेंस को, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड्स हैव एन इफेक्टिव लेंथ ऑफ नॉट लेस देन 4 टाइम ऑफ साइज ऑफ वेल्ड, तो सही बात है। ठीक है ना, 4 टाइम ऑफ साइज ऑफ वेल्ड, 4 इंटू टी और 4 इंटू एस भी ले लेते हैं कई बार। ठीक है ना, 4 इंटू एस, इसको 4 इंटू एस करो, थोड़ा सा सही हो जाए, हाँ 4 इंटू एस। नेक्स्ट है इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड शेल हैव एन इफेक्टिव लेंथ ऑफ नॉट लेस देन 20 टाइम्स ऑफ थिनर पार्ट कनेक्टेड, तो ये गलत है, 20 टाइम्स नहीं लेंगे इसको, ये लाइन ही गलत है। इफेक्टिव लेंथ नॉट लेस देन मतलब मिनिमम 20 इंटू टी होना चाहिए, तो ये गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है। इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड शेल हैव एन इफेक्टिव लेंथ ऑफ नॉट लेस देन 40 मीटर, तो ये भी गलत है। ठीक है, 40 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाती है, 40 mm की बात होती है यहाँ पे, तो 40 मीटर बहुत ज़्यादा है, तो ये भी गलत है। फोर्थ है इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड शेल हैव एन इफेक्टिव लेंथ नॉट लेस देन 40 mm, तो ये सही है क्योंकि हम 4S और 40 mm को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आई है आपको।
तो यहाँ पे 1 and 4 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है आपका, बाकी 2 और 4 जो हैं वो इनकरेक्ट हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखें जरा, 1 और 3, 1 2 3, 1 2 3, 2 and 4, तो सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे आपका 1 and 4 जो स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी दोनों गलत हैं, ठीक है ना। ओके, तो ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम होगी या कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए यहाँ पे आंसर मैच नहीं कर रहा है, हो सकता है टाइपिंग में कुछ दिक्कत हो गई हो। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 and 4 इज करेक्ट एंड 2 and 3 आर नॉट करेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन एज पर IS 800 2007 इन केस ऑफ लैप जॉइंट यूजुअली द मिनिमम लैप शुड नॉट बी लेस देन। तो देखो अभी हम इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, तो मिनिमम लैप जो होता है वो 4 इंटू साइज ऑफ वेल्ड, 4 टाइम ऑफ लेंथ ऑफ वेल्ड, हाँ 4 टाइम ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट जॉइंट। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है ना। देखो लैंग्वेज है वो किसी क्वेश्चन की किस तरीके से दे दी जाती है, किसी क्वेश्चन की किस तरीके से दे दी जाती है, तो यही चीज़ें देखना आपकी समझदारी है, ठीक है। कई बार लैंग्वेज में एक ही चीज़ को 3-3 बार पूछ लिया जाता है अलग अलग लैंग्वेज बना के, तो वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, एक तरीके से देखा जाए, पढ़ा भी रहा हूँ तो टीचर भी हूँ, तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो आप इसको अदरवाइज ना लें, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन देख के हो जाता है थोड़ा सा लैंग्वेज में कंफ्यूजन, तो हो जाता है, सिंपल बात है, सबको होता है, ठीक है। तो देखो कोडल प्रोविज़न है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि स्टील के कोडल प्रोविज़न बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे की सीधे पूछे जाते हैं। देखो आपने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं अभी तक सब कोडल प्रोविज़न पे बेस्ड हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ पे या कैलकुलेशन पे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे के सारे प्रोविज़न पे बेस्ड क्वेश्चन है। रट लो प्रोविजंस को, आएंगे पक्का आएंगे, ठीक है ना। तो ये आप याद रखें कि भाई जो मिनिमम लैप है वो 4 टाइम इंटू थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट जॉइंट, अपने पढ़ा ना 4 इंटू टी इंटू 40 mm ये लैप होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, द स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इज अबाउट 70 to 90% ऑफ मैन मेंबर, इक्वल और लेस देन मैन मेंबर, इक्वल और मोर देन मैन मेंबर, मोर देन दैट ऑफ मैन मेंबर। तो देखो अकॉर्डिंग टू अवर कोड्स, अकॉर्डिंग टू अवर कोड जो हैं हमारे वो ये सजेस्ट करते हैं कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कनेक्शन जो है वो नहीं टूटना चाहिए, चाहे मेन मेंबर टूट जाए लेकिन कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सोचो, देखो एक बड़ा सा एंगल सेक्शन है, दूसरा एक बड़ा सा आई सेक्शन है, इस तरीके से कनेक्ट है, यहाँ पे कुछ आपने कनेक्शन प्रोवाइड करवा रखा है, चाहे वो वेल्ड हो, चाहे वो रिवेट हो, चाहे वो बोल्ट हो। अगर ये टूट गया कनेक्शन, दैट मीन्स ये पूरे की पूरे जो ब्लॉक हैं वो ख़त्म, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है, बहुत ज़्यादा हैजार्ड हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ से कोई मेंबर में थोड़ा बहुत ब्रेकेज आया तो वो चीज़ें क्या हैं, रिपेयर की जा सकती हैं। ब्रेकिंग है वो कंट्रोल मैनर में है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनके बीच का कनेक्शन टूट गया, दैट मीन्स पूरा की पूरा कांड हो जाएगा। जैसे कोई टावर बना हुआ है, ठीक है, ये टावर बना हुआ है, अब यहाँ से फाउंडेशन के और जो अपर मेंबर है उसका कनेक्शन टूट गया, दैट मीन्स पूरा की पूरा टावर जो है वो गिर जाएगा, ठीक है। तो कोड हमें ये सजेस्ट करता है कि मेन मेंबर में भले ही फेलियर हो जाए लेकिन जो कनेक्शन प्रोवाइडेड हैं, चाहे वो वेल्ड है, चाहे रिवेट है, चाहे बोल्ट है, कनेक्शन कभी भी फेल नहीं होने चाहिए। इसलिए जो स्ट्रेंथ होती है कनेक्शन की वो हमेशा ज़्यादा रखनी चाहिए। और आप ये बोल सकते हैं कि भाई जो कनेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे वो हमेशा ज़्यादा स्ट्रेंथ के प्रोवाइड किए जाएंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग इसको, ठीक है ना। तो ये बात फिक्स हो गई कि अगर मैं वेल्ड प्रोवाइड करवा रहा हूँ, चाहे मैं रिवेट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, चाहे कुछ भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए किससे, मेंबर से, ठीक है ना। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। देखो अबाउट 70 to 90% मतलब कम, गलत। इक्वल और लेस देन, ये भी गलत। इक्वल और मोर देन, ये आप सही बोल सकते हो। मोर देन दैट ऑफ मैन मेंबर, डी ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है। सी भी सही है, इक्वल भी रख सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे डी मेंबर, डी ऑप्शन जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सही है क्योंकि उसमें मोर देन दैट ऑफ मैन मेंबर बोला है। और कोड भी हमें ये सजेस्ट करता है कि कनेक्शन की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, मैन मेंबर से ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कई बुक्स में सी भी मिल सकता है, आपको परेशान ना हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड पर 1 mm ऑफ 6 mm साइज विद अलोएबल शियर स्ट्रेंथ ऑफ 100 मेगापास्कल। तो यहाँ पे
पर 1 mm, मतलब जो लेंथ है इसकी वो दे रखी है आपको 1 mm, ठीक है। साइज जो है फिलेट वेल्ड की एस वो दे रखी है 6 mm। अलोएबल शियर स्ट्रेस एफ एस की वैल्यू दे रखी है आपको 100 मेगा पास्कल, ठीक है। आपसे पूछिए स्ट्रेंथ, तो देखो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आई थिंक आप सभी को पता होगा, वो होता है थ्रोट थिकनेस इनटू इफेक्टिव लेंथ इनटू परमिसिबल शियर स्ट्रेस, ये फॉर्मूला होता है। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कैसे निकालते हैं, ये होता है के इंटू एस। के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, फ्यूजन एंगल पे। फ्यूजन एंगल नहीं दिया हुआ हो तो हम हमेशा 90 डिग्री अज्यूम करते हैं। 90 डिग्री के लिए के की वैल्यू होती है 0.7, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 0.7 इंटू एस इंटू एल इफेक्टिव इंटू एफ एस। वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा 0.7, एस की वैल्यू 6, एल की वैल्यू 1, एफ एस की वैल्यू 100। करना जरा कैलकुलेट, 7 6 की 42, तो ये आ जाएगा 420 न्यूटन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कोई दिक्कत, आसान क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा हो गया होगा, फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन कर दोगे बिना कैलकुलेटर के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। एन ISLC 300 एट द रेट ऑफ 324.7 न्यूटन पर मीटर FE410 ग्रेड। तो ये कुछ आपको बताया हुआ है कि भाई एक चैनल है ISLC जिसकी डेप्थ कितनी है 300 mm है, और उसका यूनिट वेट कितना है, यूनिट वेट नहीं पर आप बोल सकते हो पर मीटर वेट, ये है 324.7 न्यूटन पर मीटर। ये डेजिग्नेशन होता है मेंबर को लिखने का, ठीक है। ये आपको बताता है कि कौन सा मेंबर है, ISLC मतलब लाइट चैनल है। ये बताता है उसकी डेप्थ कितनी है, ओवरऑल डेप्थ कितनी है, तो आप बता सकते हो यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ उसकी 300 mm है। ये बताता है उसके पर मीटर वेट को, तो पर मीटर वेट है उसका 324.7 न्यूटन पर mm और पर मीटर, ठीक है। और ये बना किसका हुआ है, FE410 का बना हुआ है, ये ग्रेड दे रखी है इसकी, ठीक है। इज टू बी कनेक्टेड टू अ 10 mm थिक गसेट प्लेट। तो एक गसेट प्लेट है जिसकी थिकनेस कुछ 10 mm है, ठीक है, उससे इसको कनेक्ट कर रखा है। इफ द साइज ऑफ वेल्ड इज 5 mm, साइज दे रखी है 5 mm, देन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। अब देखो स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 0.7 इंटू एस इंटू एल इफेक्टिव इंटू एफ एस। अब देखो जरा, एस की वैल्यू मतलब साइज ऑफ वेल्ड दी हुई है आपको, इफेक्टिव लेंथ ये कितनी है नहीं बता रखा क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे इस चैनल को गसेट प्लेट से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये आप मानो कि ये कोई गसेट प्लेट है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से चैनल लगा दी, ये मैंने क्या किया यहाँ पे इस तरीके से चैनल लगा दी। तो यहाँ पे ये जो लेंथ है इस पे मैंने कनेक्शन प्रोवाइड करवाया, यहाँ पे मैंने वेल्ड प्रोवाइड करवाया ये वाली लेंथ पे। तो ये वाली लेंथ कितनी है, ये इसकी डेप्थ के बराबर है। डेप्थ कितनी है चैनल की 300 क्वेश्चन में दे रखी है। तो वेल्ड की जो इफेक्टिव लेंथ हो गई एलई की वैल्यू वो कितनी हो गई 300 mm, ठीक है। एफ एस क्या होता है, परमिसिबल वेल्ड स्ट्रेस होता है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई हो तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है इसका FU/1.25 इंटू √3, ये फॉर्मूला होता है सॉफ्ट वेल्डिंग के लिए, ये होता है सॉफ्ट वेल्डिंग के लिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैंने फील्ड वेल्ड लिया होता तो ये जो आप बोल सकते हो ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये 1.5 हो जाता है। फॉर्मूला हो जाता है FU/1.5 √3, ठीक है। तो अब यहाँ पे FU की वैल्यू दी हुई है, FU कितना है आपका जरा देखना तो 410 डिवाइड बाय 1.25 इंटू √3, क्लियर है ना। अब एफ एस की वैल्यू आपके पास है, एल ई की वैल्यू आपके पास है, एस की वैल्यू आपके पास है, स्ट्रेंथ निकाल दोगे, ये हो जाएगी आपकी 0.7 इंटू एस वैल्यू कितनी 5 इंटू एल ई वैल्यू कितनी 300 इंटू एफ एस वैल्यू कितनी 410 डिवाइड बाय 1.25 √3। तो इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इफ अलोएबल शियर स्ट्रेस इन द वेल्ड इज 90 न्यूटन पर स्क्वायर mm, तो एफ एस की वैल्यू दी हुई है आपको 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। द स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड 5 mm फिलेट वेल्ड पर मीटर लेंथ वुड बी। तो स्टैंडर्ड 5 mm साइज, दैट मीन्स एस की वैल्यू दी हुई है 5 mm, फिलेट वेल्ड पर मीटर लेंथ, तो एल की वैल्यू दी हुई है कितनी 1 मीटर। तो स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला सिंपल सा है 0.7 एस इंटू एल इंटू एफ एस, सारी वैल्यू दी हुई है। 0.7 इंटू एस की वैल्यू कितनी 5, एल की वैल्यू कितनी पर मीटर मतलब 1, एफ एस की वैल्यू कितनी 90। कैलकुलेट कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, कैलकुलेट कर देना आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। और दूसरी बात यहाँ पे पर मीटर लेंथ दिया हुआ है तो मीटर को mm में चेंज कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना।
अच्छा लेंथ पर मीटर ली हुई है तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप कर लेना। मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ जिससे कन्फ्यूज़न दूर हो। एक सेकेंड, ये है आपका 0.7 इंटू 5 इंटू 90, 315। दैट मीन्स बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 315 आएगा तो 318 किलो न्यूटन, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। नियरेस्ट यही है तो इसी को सही मानेंगे हम। नेक्स्ट है टू फ्लैट, दो फ्लैट यहाँ पे दिए हुए हैं और दोनों फ्लैट की साइज दी हुई है 110 mm इंटू 16 mm और दूसरा दिया हुआ है आपको 110 इंटू 12 mm। ये दो आपको बोल सकते हो फ्लैट दिए हुए हैं। फ्लैट मतलब एक तरीके से प्लेट, और इन दोनों को वेल्ड किया हुआ है वी बट जॉइंट से, ठीक है ना। इफ परमिसिबल स्ट्रेस एफ एस इज 142 न्यूटन पर mm स्क्वायर देन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। तो देखो बट वेल्ड का फॉर्मूला भी सेम ही होता है, तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका L इंटू टी इंटू एफ टी, ठीक है ना। यहाँ पे हम साइज ऑफ वेल्ड को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि बट वेल्ड के स्पेसिफिकेशन अलग होते हैं, मैं आपको बताऊंगा और क्वेश्चन कराऊंगा तब। तो ये फॉर्मूला होता है बट वेल्ड की स्ट्रेंथ का, लेंथ इंटू थिकनेस इंटू परमिसिबल शियर स्ट्रेस। तो देखो लेंथ कितनी है यहाँ पे 110 इंटू 110 दोनों में कॉमन है तो 110 लेंथ हो जाएगी। थिकनेस कौन सी कंसीडर करते हैं, मैंने आपको कई बार बोला है कि थिकनेस हमेशा मिनिमम कंसीडर की जाती है। यहाँ पे 16 और 12 है तो मैं कौन सी कंसीडर करूंगा, 12 करूंगा। एफ टी की वैल्यू दे रखी है 142, इसको आप कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा आपके पास 187.44 किलो न्यूटन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है बट वेल्ड की स्ट्रेंथ के लिए, लेंथ इंटू थिकनेस इंटू परमिसिबल वेल्ड स्ट्रेस, परमिसिबल शियर स्ट्रेस सॉरी, ठीक है ना। तो ये आप कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा 187। बड़े आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिलेट वेल्ड। देखो अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसके बारे में, मैं आपको कुछ जानकारियां दे देता हूँ इस चीज़ के बारे में। देखो आपको पता है दो बेसिक चीज़ें, एक होता है आपका फिलेट वेल्ड, एक होता है आपका बट वेल्ड। इनके बारे में तो सब दुनिया जानती है, ठीक है ना। बेसिक सी चीज़ें हैं फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड, ठीक है। अगर मेरे पास सेक्शन कुछ इस तरीके से हों जिनकी एक्सिस एक के ऊपर एक हो, मतलब एक्सिस उनकी मैच नहीं करती हो, तो फिलेट वेल्ड प्रोवाइड करवाते हैं लेफ्ट जॉइंट लगा के। अगर दोनों की एक्सिस कॉन्साइड कर रही हो तो हम बट वेल्ड प्रोवाइड करवाते हैं इस तरीके से। ये दो मेंबर है मेरे पास, दोनों की एक्सिस कॉन्साइड कर रही है यहाँ पे, तो बट वेल्ड प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड को भी आगे जाके 2-3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले हम फिलेट वेल्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो फिलेट वेल्ड 3 तरह का होता है। पहला होता है आपका कॉनकेव, कॉन्वेक्स और मीटर। इसको पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मैं मीटर ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। देखें कॉनकेव मतलब जो मैं वेल्ड मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूँ उसकी शेप के बारे में है। अब देखें जरा, आपके पास एक मेंबर ये रहा, दूसरा मेंबर ये रहा। अगर इनके बीच में जो मैंने मटेरियल प्रोवाइड करवाया है उसकी शेप अगर कॉनकेव जैसी है, मतलब इस तरीके से है, ये क्या हो गया आपका वेल्ड मटेरियल हो गया यहाँ पे, इसकी शेप जो है वो कॉनकेव जैसी है, तो इसे क्या बोला जाएगा, कॉनकेव फिलेट वेल्ड बोला जाएगा। दूसरा लेता हूँ मैं, ये मेरे पास मेंबर है और यहाँ पे जो वेल्ड की शेप है वो कॉन्वेक्स टाइप की है इस तरीके की, ठीक है, तो इसे बोला जाएगा कॉन्वेक्स वेल्ड। ये क्या हो गया आपका कॉन्वेक्स वेल्ड हो गया। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट है, जैसे कि ये दो मेंबर हैं और इनके बीच में जो वेल्ड प्रोवाइड करवाया गया वो क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, जैसे इस तरीके से, तो इसे बोला जाएगा मीटर वेल्ड, मीटर फिलेट वेल्ड। बात समझ में आई। शेप की डिपेंडेंसी है पूरी की पूरी। अगर कॉनकेव शेप है तो कॉनकेव फिलेट वेल्ड, कॉन्वेक्स शेप है तो कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड, और मीटर स्ट्रेट है तो मीटर फिलेट वेल्ड। हम हमेशा कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड यूज़ करते हैं, मैंने आपको थ्योरी वाले लेसन में बता भी रखा है शायद, तो हमेशा कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड को ही यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि कौन सा एक फिलेट वेल्ड का टाइप है, तो मीटर एक फिलेट वेल्ड का टाइप है। अब स्क्वायर, सिंगल जे, सिंगल बेवेल, ये किसके टाइप हैं, ये बट वेल्ड के टाइप हैं। मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ इनके बारे में कि बट वेल्ड के टाइप क्या क्या होते हैं। देखो बट जॉइंट के या बट वेल्ड के काफ़ी सारे टाइप होते हैं। यहाँ पे जो मटेरियल भरा जाता है उसकी शेप किस तरीके की है उसके बिहाफ पे नामकरण किया जाता है इसका। देखो अगर यहाँ पे जो मैंने वेल्ड का मटेरियल भरा उसको स्क्वायर शेप में भर दिया तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर बट, ठीक है। अगर मैंने ये जो मटेरियल भरा है यहाँ पे, ये आप बोल सकते हो कि मैंने वी शेप में भर दिया, ये जो मटेरियल भरा है वो वी शेप का लुक दे रहा है इस तरीके से। अब ये यू टाइप का लग रहा है तो इसे बोल जाएगा यू टाइप बट वेल्ड, ठीक है। अगर
मैंने इस तरीके से कर दिया जहाँ पे डबल यू दिख रहा है आपको इस तरीके से, जैसे दो ये मेंबर हैं, ठीक है ना, और दो मेंबर के बीच में जो मैंने वेल्ड मटेरियल भरा वो कुछ इस तरीके का लुक दे रहा है, एक यू ऊपर एक यू नीचे, तो इसे बोला जाता है डबल यू। डबल यू अगर यहाँ पे वी शेप आ रही हो तो इसे बोला जाएगा वी टाइप या वी बट वेल्ड, और अगर इसमें डबल वी शेप आ रही हो तो इसे बोला जाएगा डबल वी। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये कुछ होते हैं। और बट वेल्ड के टाइप होते हैं जैसे कि सिंगल जे। सिंगल जे किस तरीके का होता है, जैसे ये दो मेंबर हैं आपके पास, मेंबर नंबर 1 मेंबर नंबर 2। सिंगल जे किस तरीके का होगा, एक सेकेंड, सिंगल जे होगा आपका कुछ इस तरीके का, इधर और बिल्कुल वर्टिकल और इधर इस तरीके से, मतलब एक साइड से इंक्लाइन। तो इस तरीके का जो वेल्ड होता है उसे बोलते हैं सिंगल जे। ठीक है। सिंगल बेवल किस तरीके का होता है, सिंगल बेवल इसी तरीके का होता है लेकिन इसमें थोड़ी सी कर्वी शेप आ जाती है, जैसे कि एक मेंबर आपका ये रहा, दूसरा मेंबर ये रहा। अब सिंगल बेवल अगर मैं आपको बताऊं तो वो कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है ना, इस तरीके का आएगा। मतलब जो इनकी शेप बन रही है उसके बिहाफ पे हैं। आप गूगल पे इमेज सर्च करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है ना, क्लियर, बात समझ में आई? तो ये सारे के सारे जो टाइप हैं, वी टाइप, यू टाइप, सिंगल वी टाइप, सिंगल यू टाइप, स्क्वायर, मीट्रिक, जे, सिंगल जे, ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अपने बट वेल्ड के टाइप होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज लार्जली यूज्ड फॉर द वेल्डिंग ऑफ रेल्स इन वर्कशॉप। रेल मतलब रेलगाड़ी की जो पटरी होती हैं उनको बोलते हैं, रेल मतलब ट्रेन नहीं, ठीक है ना। तो पटरी जो होती है उन्हें रेल बोला जाता है। तो दो पटरियों को जब वेल्डिंग की जाती है, उनको कनेक्ट की जाती है, तो यहाँ पे याद रख लेना, इसको फ्लैश बट वेल्डिंग काम में ली जाती है। ठीक है ना, याद रख लेना, फ्लैश बट वेल्डिंग काम में ले जाती है। बट वेल्डिंग क्यों? क्योंकि दोनों की एक्सिस सेम है, इसलिए बट वेल्डिंग करेंगे। बट वेल्डिंग में भी कौन सी की जाएगी, फ्लैश बट वेल्डिंग की जाएगी। ठीक है ना, क्लियर, ओके। तो ये कुछ हो गए आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट बट वेल्ड के बारे में जो क्वेश्चन है उनको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है अपनी, ठीक है ना। तो बट वेल्ड के बारे में कुछ क्वेश्चन है आगे आने वाली वीडियो में, और कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैविंग अ गुड डे।